कि वी वांट दिस मैटर टू बी ट्रीटेड ऑन प्रायोरिटी बेसिस, ये इम्पोर्टेंट है, और उसमें नोटिफिकेशन को भी यूज किया जा रहा है। फिर हमने किया था यूओ। यूओ हो गया अनऑफिशियल लेटर या अनऑफिशियल नोट उसको कहते हैं। उसमें क्या था कि कोई मैटर ऐसा चल रहा है जिस मैटर पे हमें दूसरे डिपार्टमेंट की ओपिनियन चाहिए या उनका अप्रूवल चाहिए, और जो आपने आज तक उस मैटर पे कॉरेस्पॉन्डेंस की है वो भी उसका पार्ट उनके पास जा रहा है। ठीक है, इट्स नॉट ओनली द नोट और लेटर, इट्स कंटेनिंग द फाइल एज सच। इस फाइल में आज तक ये कार्रवाई हुई है, अब आपको हम ये पुट अप कर रहे हैं, आप अपनी ओपिनियन दें या अपना अप्रूवल दें। तो इंटर डिपार्टमेंटल उसको नोट कहा जाता है। डिपार्टमेंट के अंदर भी हो सकता है, क्योंकि कहीं पे हमें डिसीजन मेकिंग अपने ही डिपार्टमेंट में हो सकता है। एक लोकेशन पे दो डिपार्टमेंट्स ना हो, सबॉर्डिनेट ऑफिस हो फार फ्लंग में, तो एक सबॉर्डिनेट ऑफिस जो है वो हेड ऑफिस को यूओ नोट लिख सकता है कि ये फाइल हमने बनाई है, इसके बारे में आप इसका अप्रूवल दें या अपनी ओपिनियन दें। तो यूओ का मतलब वो हो जाएगा जिसमें फाइल नॉर्मली चलती है साथ में। फाइल उसको चाहिए जिसको आप भेज रहे हैं, उनके पास एक फाइल को स्टडी करना है, सिर्फ एक लेटर पे वो डिसीजन नहीं ले सकते। सो दे रिक्वायर ऑल द कनेक्टिंग डॉक्यूमेंट्स विच आर इन द फाइल। और फाइल को हमने डिस्कस किया था, फाइल्स की दो साइड पे होती है, एक नोटिंग साइड होती है, एक कॉरेस्पॉन्डेंस फाइल साइड होती है, सीएफ साइड, और एक नोटिंग साइड होती है। नोटिंग साइड इज इंटरनल, जिसमें हम एक दूसरे को नोट लिखते हैं। इस जो लोअर ऑफिसर होगा वो हायर वाले को नोटिंग करेगा कि ये मैटर है, इस पे आप अप्रूवल दें या व्हाटसोएवर। और दूसरी साइड पे कॉरेस्पॉन्डेंस होगी। कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स जो भी लेटर्स, जो भी ऑर्डर्स उस मैटर को पर्टेन करते हैं, या कोई कमेटी बनाई थी उसकी रिपोर्ट है, वो उस साइड पे आ जाएगी। अभी तक हमने ये तीन चीजें डिस्कस की थी। थोड़ा सा रिफ्रेशर मिल गया सबको, दोज हु हैव कवर्ड एंड दोज हु आर न्यू? यस सर। ओके, अब उससे थोड़ा आगे चलेंगे। यूओ पे हमने उस दिन स्पेसिमेन भी देखे थे। नाउ व्हाट वी डू, उससे आगे फॉर्म्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस डील करते हैं, तो क्या क्या होंगे। हैव यू हर्ड ऑफ एंडोर्समेंट? एंडोर्समेंट के बारे में मालूम है? नो सर। एंडोर्समेंट के बारे में मालूम है? नो सर, नो सर। फॉरवर्ड करते हैं जैसे बाकी फॉरवर्ड। यहाँ पे भी अनऑफिशियल नोट है, ये शेयर, ये है। हाँ, एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है? इसको हम ये कहते हैं कि हमें या तो कोई इंस्ट्रक्शन आई, कोई ऑर्डर आया हायर अथॉरिटी से, जिसको हमें एज इट इज मीन्स वो ऑर्डर भी जाना चाहिए। एक तो तरीका ये हो गया ना कि हम एक लेटर लिखेंगे, उसके साथ ऑर्डर एनक्लोज करेंगे, वो ऑफिशियल लेटर की फॉर्म में हो गया। एंडोर्समेंट में क्या होता है कि कोई आपके पास कम्युनिकेशन आई और उस कम्युनिकेशन को आप एज इट इज आगे फॉरवर्ड करना चाहते हैं। एक तरह से आप पोस्ट ऑफिस का काम कर रहे हैं। पोस्ट ऑफिस में क्या है, यहाँ से लेटर आई फिर आगे फॉरवर्ड की। ठीक है, यहाँ पे भी वैसा ही है, लेकिन आप एंडोर्समेंट पे अपना नंबर डेट लगाएंगे। वो कोई ऑर्डर हो सकता है, कोई इंस्ट्रक्शन हो सकती है जिसको आपने अपने सबॉर्डिनेट ऑफिस को भेजना है। ठीक है, ताकि वो उसको कंप्लाई करे। तो कंप्लाई किसको करना है, उसी के एंडोर्समेंट आप कर रहे हैं, वो ऊपर है। जो आपके पास
कोई ऑर्डर आया, कोई सर्कुलर इंस्ट्रक्शन आई है, उसमें आप नीचे लिखेंगे ऑफिस ऑफ द, जहाँ से आप उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, जहाँ पे वो नोटिफिकेशन, जहाँ पे ऑर्डर वो खत्म हो रहा है, उससे जस्ट नीचे अपने ऑफिस का हवाला देंगे और फिर लिखेंगे कि ये जो इंस्ट्रक्शन है या ये जो ऑर्डर है, इसको कंप्लाई किया जाए इन लेटर एंड स्पिरिट. इंस्टेड ऑफ राइटिंग ए लेटर एंड एनक्लोजिंग दैट ऑर्डर विद दैट, इट्स बेटर कि आप उसको एज इट इज फॉरवर्ड करें, ताकि उसका जो स्पिरिट है वो बरकरार रहे. तो वहां पे एंडोर्समेंट का सहारा लिया जाता है. एंडोर्समेंट इज जस्ट, यू कैन से फॉरवर्डिंग ऑफ ए थिंग. अपना नंबर लगा के उसको फॉरवर्ड करना है. इज दैट क्लियर? Sir, please तो ये repeat. अपने आप में ओरिजिनल लेटर नहीं है. ओरिजिनल लेटर कहीं और से है. हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, ओरिजिनल हमारी तरफ से इनिशिएट नहीं हो रही. पहली चीज तो ये है, हम इसको इनिशिएट करने वाले नहीं हैं. इसको इनिशिएट करने वाला कोई और है. ठीक. और हमारे पास ये आ रही है चीज, जिसको हमने किसी और को इन्फॉर्म करना है. फिर हमारे लिए तो है ही है, लेकिन इसको हम दूसरों को भी सर्कुलेट करना चाहते हैं. तो हम क्या करते हैं, उसी कॉपी को एंडोर्स कर देते हैं कि ये हमारे पास आई है, ये हम आपको एंडोर्स कर रहे हैं, इस पे ये एक्शन लेना चाहिए. ठीक है. सो नॉट एन ओरिजिनल लेटर but copy of a letter which is originally addressed to somebody else. It is also used for sending certain papers, circulars for information to attached offices or other departments, subordinate offices. So this type of communication is also used for endorsing copies of financial sanctions. हमें मिला हो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से, ओके, उसको हमने फॉरवर्ड करना हो. तो एक तरह से यहाँ पे पोस्टमैन का काम हम कर रहे हैं. पोस्टमैन का काम क्या होता है? एक जगह से डाक लेके दूसरी जगह पहुंचाना. तो दिस इज जस्ट लाइक दैट. जो ऑर्डर आया है, जो सर्कुलर आया है, वो एज इट इज रहेगा. जैसे यहाँ पे हमने लिया स्पेसिमेन ऑफ एन एंडोर्समेंट. यहाँ पे कोई सर्कुलर आया है, कहाँ से आया है? गवर्नमेंट ऑफ J&K पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, सिविल सेक्रेटेरिएट. सब्जेक्ट है उसका रेवेन्यू रियलाइजेशन ऑन अकाउंट ऑफ पावर टैरिफ. अब इसमें वो क्या कह रहे हैं, ये उन्होंने सर्कुलर इशू किया, कहाँ से? सेक्रेटेरिएट से इशू हुआ है. The following instructions are issued for immediate compliance by all concerned. No government officer, official, public sector undertaking shall make payment on account of a contract or a particular order exceeding rupees 1 lakh in part or full to any contractor. तो कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट जो है वो आप नहीं करोगे, ठीक, or authorized agent unless he produces no demand certificate from the PDD regarding clearance of power tariff. अब यहाँ पे क्या, उनको बांधा जा रहा है कि वो पीडीडी के डिफॉल्टर ना हो. तो इसलिए इनडायरेक्टली ये इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि उनके बिल्स को प्रोसेस ना किया जाए अगर वो 1 लाख से ऊपर, जब तक वो एनडीसी प्रोड्यूस ना करें पीडीडी डिपार्टमेंट से कि उनका कोई पावर टैरिफ आउटस्टैंडिंग नहीं है. ठीक है. In the name of his or her family dependent upon him. EWA of or any other officer designated by PDD shall be competent to issue such certificate. वो भी उन्होंने कर दिया कि कौन इसको इशू कर सकता है. तो ये सर्कुलर इंस्ट्रक्शन आई है सेक्रेटेरिएट से. अब इस सर्कुलर इंस्ट्रक्शन को एमडी जो है JKPCC वो आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, ओके, कि इसको कंप्लाई किया जाए. नंबर डेट लगाएंगे, मीन्स जहां पे उसी पेज पे है ये
ये जो सर्कुलर है उसके नीचे ये एंडोर्समेंट हो रही है, तो वो एज इट इज जैसा है उसके नीचे ऑफिस ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर दिस नंबर डेट एंडोर्समेंट का भी लगेगा एंड कॉपी ऑफ दैट होगा। अब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज हमें पूरा स्टोरी लेनी पड़ती ना, कैसे ऐसे उन्होंने सर्कुलर इशू किया है, उसमें ये लिखा गया है और आपको ये करना है। अब ये सर्कुलर ऊपर ही है तो हमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना, हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। पीपल आर इन वेटिंग। तो जब वो सर्कुलर ऊपर ही है फिर हमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तो विल सिंपली से कॉपी ऑफ द अबव फॉरवर्ड टू जनरल मैनेजर, क्योंकि जो एमडी के नीचे है वो जनरल मैनेजर है, एबीसी से 3 जोन्स है उनकी, एंड फाइनेंशियल कंट्रोलर for strict compliance of the circular instructions in letter and spirit. लेटर एंड स्पिरिट का मतलब मालूम है ना सबको? जी नो सर। सर। ठीक है, लेटर एंड स्पिरिट का मतलब ये होता है कि स्ट्रिक्टली उसको कंप्लाई करना, स्ट्रिक्ट कंप्लायंस। ये सिर्फ दिखना नहीं चाहिए, प्रैक्टिकली फॉलो होना चाहिए। लेटर हो गया जो दिख रहा है, स्पिरिट हो गया कि फॉलो होना चाहिए। तो स्ट्रिक्ट कंप्लायंस टू एनीथिंग मींस देयर इज नो डेविएशन, दैट्स इट। ओके, थैंक यू। सो यहाँ पे एमडी ने इनिशिएट नहीं किया ये, एमडी के पास वो सर्कुलर आया था और सर्कुलर को ही उन्होंने आगे फॉरवर्ड किया अपने सबऑर्डिनेट ऑफिस को। ठीक है, इसीलिए ये नोट मैंने लिखा द अबव साइटेड कम्युनिटी इज एन एंडोर्समेंट बाय मैनेजिंग डायरेक्टर। ओरिजिनल सर्कुलर इन्होंने नहीं इशू किया था, वो किसने इशू किया था? पीडीडी ने किया था, उन्होंने एंडोर्स किया है सर्कुलेशन के लिए। एंडोर्समेंट का समझ में आया? सर इसकी दो ही स्टेजेस होंगे एंडोर्समेंट या का दो समझ में आया? 3-4 स्टेजेस हो सकती हैं? 3-4 मतलब जैसे एंडोर्समेंट एक बार कर दिया फिर अगले स्टेप पे भी होगा कोई जैसे थर्ड पे होगा कोई? यू मीन टू से कि 3-4 ऑफिसर हैं उनको एंडोर्स कर दिया, जी ठीक जी है? सर। तो अब आप कह रहे हैं कि कुछ और ऑफिसर्स को भी करना है। जी जी जी। देखें, जब आप एंडोर्स करेंगे तो आप सबको ही एंडोर्स करेंगे जो उसके लिए रेलिवेंट होगा। सपोज किया ऑफिस की टाइमिंग चेंज होगी, यस, सपोज स्कूल की टाइमिंग चेंज होगी ड्यू टू समर, वेरी हीट वेव जो चल रही है उसकी वजह से टाइमिंग चेंज हो गया, तो उस केस में ऑर्डर इशू होगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, ठीक है? वो फिर जेडीओस को जाएगा, जेडीओस फिर स्कूल्स को करेंगे ना सर्कुलेट, जी सर। तो उसकी एनफोर्समेंट जो है वो सारे जेडीओस को करेंगे ताकि अ, सारे स्कूल्स को वो करेंगे सो दैट दे कंप्लाई विद दैट। और वो ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऊपर है, नीचे वो एंडोर्समेंट कर रहे हैं उसकी। तो ये मोस्ट कॉमनली जो है वो कंप्लायंस के लिए होता है, या कोई ऊपर से इंस्ट्रक्शन आई है उसको एज इट इज आपने फॉरवर्ड करना है ताकि उसका स्पिरिट जो है वो आपकी लेटर से चेंज ना हो जाए। आर यू गेटिंग? अदरवाइज यस हमें सर। अपनी लेटर में सारी स्टोरी लिखनी पड़ेगी ना कि ये वहां से ऑर्डर आया है, इसका ये इंटेंट है, वो ये करवाना चाहते हैं, उस वजह से ये ऑर्डर जो है वो फॉलो किया जाए। लेकिन ऑर्डर को ही जब एंडोर्स करेंगे तो वो ऑर्डर ऊपर ही है, सारे उसको पढ़ लेंगे और नीचे आप लिखेंगे आप क्या चाहते हैं उससे, कि उसकी कंप्लायंस होनी चाहिए, ठीक है?
तो वो आपकी तरफ से इंस्ट्रक्शन एक ऐड हो गई, लेकिन आपने उस ऑर्डर के बारे में कुछ नहीं लिखा। वो ऑर्डर ऊपर ऑलरेडी है, उसको आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो इन द एंडोर्समेंट यू विल जस्ट क्लैरिफाई कि आप उसको क्यों एंडोर्स कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर से। तो मोस्ट कॉमनली ये सबॉर्डिनेट ऑफिस को किया जाता है एंडोर्समेंट। Is that जैसे clear? एमडी ने जनरल मैनेजर को किया एंडोर्स, अब जनरल मैनेजर अपने डेप्यूटी मैनेजर्स को करना चाहता है, हम्म, तो सर ये जो जनरल मैनेजर का रेफरेंस इसमें रहेगा या हट के यहाँ पे अलग हेडिंग आएगी ऑफिस ऑफ द जनरल मैनेजर जेकेपीसीसी और एंडोर्समेंट डेप्यूटी मैनेजर्स को होगी, या ये भी रहेगा बीच में या हट जाएगा ये? नहीं, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो रहेगा, क्योंकि फिर उसके रेफरेंस में आप एंडोर्स फर्दर एंडोर्स कर रहे हैं ना। वो विक्रम जी भी शायद यही पूछ रहे थे। जी सर। तो उसमें जी सर। ये है कि आपको ड्रॉप डाउन एक और ऑफिस को इन्वॉल्व करना है, क्योंकि आपका जो हायर ऑफिसर है वो आपको इन्फॉर्म कर रहा है और नीचे आपने भी इन्फॉर्म करना है। तो उसके दो तरीके होते हैं। एक तो ये है कि जिस ऑफिस में वो गई है, अगर दूसरा ऑफिस भी वहीं पे स्टैंड कर रहा है, ठीक है, जियोग्राफिकली फार ऑफ नहीं है, तो उस केस में आप अपने ये जो जनरल मैनेजर है, ये अपने हेड क्लर्क को या सेक्शन ऑफिसर को मार्क कर सकते हैं, गेट इट नोटेड फ्रॉम एवरीवन कंसर्न। ठीक है, समझ आ रहा है? सर इसका तो क्या वो मार्क मतलब करेंगे एंडोर्स। उसका मतलब ये हो गया कि जनरल मैनेजर को ये एंडोर्समेंट आ गई। अब जनरल मैनेजर चाहते हैं कि सारे इसको कंप्लाई करें जो कनेक्टेड आदमी है, जिनके थ्रू ये जो बिल है वो प्रोसेस होते हैं। सबको नहीं करेंगे ना, सबको कोई लेना देना नहीं है उसको। ठीक है, तो जो उस लाइन में फॉल करते हैं, जो कि बिल्स को प्रोसेस करते हैं, उनके लिए ये रेलिवेंट है। तो वो अपने सेक्शन ऑफिसर को या हेड क्लर्क व्हाट्सएवर जो डील कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, उनको ये एंडोर्समेंट मार्क कर सकते हैं विदाउट गोइंग इनटू फर्दर एंडोर्समेंट। उनको मार्क कर सकते हैं, गेट इट नोटेड फ्रॉम ऑल द कंसर्न्ड। ठीक, और फिर वो जाएंगे, सबको ये देंगे और वहां पे वो लिखेंगे जी नोटेड और साइन कर देंगे। दैट इज वन वे। और अगर उनको लगता है कि वो दूसरे ऑफिस में है, अभी उस तरह से सर्कुलेशन नहीं हो सकता, तो वो फर्दर इसको एंडोर्स कर सकते हैं फिर दूसरे ऑफिस को। सर फिर दोनों पिछले दोनों का रेफरेंस देना है फिर। हाँ, दोनों का रेफरेंस जाएगा, क्योंकि है तो सीक्वेंस में है ना, कहाँ से ताकि वो उस लेवल तक पहुंचे जहां पे उसको कंप्लाई करने की और भी जरूरत है। मेरे लेवल पे तो है ही है, लेकिन मेरे नीचे भी है जरूरत, तो उसमें मैं फर्दर उसको एंडोर्स कर सकता हूँ। ओके, सपोज किया कोई एक्सीएन के पास आ गई एंडोर्समेंट। ठीक है, एक्सीएन के पास एंडोर्समेंट आ गई और वो जो AWs हैं उनके, वो डिफरेंट ऑफिस में बैठे हैं, सब डिविजन्स में बैठते हैं, उनको वो फर्दर जो है वो एंडोर्स करना चाहते हैं, तो ही कैन डेफिनेटली एंडोर्स इट। तो वो पहले वाली एंडोर्समेंट इंटैक्ट रहेगी, वो फर्दर उसको एंडोर्स करेंगे, क्योंकि वो एंडोर्स उस गवर्नमेंट सर्कुलर को नहीं कर सकते ना। ठीक है, उनके पास डायरेक्टली तो नहीं आया ना, वो कहाँ से आया था, वो सेक्रेटेरिएट से आया था एमडी को। तो एमडी की एंडोर्समेंट भी इंटैक्ट रहनी चाहिए, ताकि मेरी एंडोर्समेंट जो है वो इन लाइन चले और मैं जस्टिफाई करूं कि मैं किसको एंडोर्स कर रहा हूँ। मेरे लिए तो एमडी जो है वो भी एक तरह से सर्कुलर ही है ना, जो उन्होंने मुझे बोला। आर यू गेटिंग? जी सर। जी सर। तो उसके दो तरीके हैं। अगर सेम ऑफिस है तो मैं अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन को हेड कर रहा है उसको मार्क कर सकता हूँ कि गेट इट नोटेड फ्रॉम द कंसर्न पर्सन्स। वो जाएंगे, उनको पढ़ाएंगे, उनको कॉपी भी दे देंगे, वो इस पे लिख देंगे जी नोटेड, वो रिकॉर्ड में रहेगा जी मैंने सबको ये
सबसे नोट करवाया। इज इट ओके? जी सर। ठीक है, तो जैसे कई बार ऑर्डर आते हैं वो लेट शिपिंग करनी है। आपने अभी तो कट मोशंस के बारे में नहीं सुना होगा आपने। आर यू अवेयर ऑफ कट मोशन? जी, कट मोशंस के बारे में आइडिया है? नो सर। असेंबली थी तो वहां से आते थे क्वालिटी कट वगैरह लगाते हैं। उसमें शायद क्या पैसे होता दे है? के क्वेश्चन पूछते हैं सर। हाँ, जो बजट पेश होता है, कट से वो टोकन मनी होता है, वो कट होता है, जैसे 100 रुपीज का, 1 रुपी का। ओके, दैट्स इट। जब बजट पेश होता है उसमें कंसर्न मिनिस्टर को जवाब देने होते हैं। ठीक है, बजट जो पेश होता है वो फाइनेंस मिनिस्टर पेश करता है। बजट का प्रेजेंटेशन तो फाइनेंस मिनिस्टर का है ना, ठीक। एंड वंस दैट इज प्रेजेंटेड, फिर कंसर्न मिनिस्ट्रीज की डिमांड्स जो हैं वो अप्रूव होती हैं। और जब कंसर्न मिनिस्ट्रीज की डिमांड्स होती हैं तो फिर कंसर्न मिनिस्टर को एक्सप्लेन करना होता है, जवाब देना होता है। तो कट मोशन होता है कि किसी ने क्वेश्चन किया कि आप ये जो बजट में प्रपोजल ला रहे हैं इसके बारे में मुझे ये एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो फिर वो कंसर्न ऑफिस को भेजा जाता है और उस दिन जब तक कट मोशन ओवर ना हो जाए, सेक्रेटेरिएट से ओके ना आ जाए, नाउ वी आर डन, देन एवरीबॉडी हैज टू बी इन ऑफिस। तो वो इमरजेंसी का है। तो उस केस में अगर आ, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से सर्कुलर आया या ऑर्डर आया कि इस दिन कट मोशन होने हैं एंड एवरीबॉडी हैज टू सिट, तो उसमें आप डिफाइन कर सकते हैं कि किनको नहीं बिठाना है, किनको बिठाना है, क्योंकि सबको बिठाने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो कंसर्न सेक्शनल हेड्स होंगे, सेक्शनल हेड्स का मतलब हो गया कोई फाइनेंस को हेड कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग को हेड कर रहा है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन को हेड कर रहा है, तो आप उनको एंडोर्स कर सकते हैं एज एचओडी। आप फिर उनको एंडोर्स करेंगे कि ये एंडोर्स कर रहे हैं ताकि उस दिन स्ट्रिक्ट इसकी कंप्लायंस हो कट मोशन वाले दिन। फिर वो आगे देखेंगे कि मुझे कौन सा स्टाफ चाहिए, तो वो एंडोर्समेंट नहीं करेंगे। फिर वो क्या करेंगे, जो कनेक्टेड स्टाफ होगा उससे नोट करवा लेंगे। उससे कोई मना नहीं कर सकता ना जी, मुझे पता ही नहीं था। ठीक है, तो वो एंडोर्समेंट का मतलब दूसरा पहलू हो गया कि हमें फर्दर एंडोर्स करने की जरूरत नहीं है, विल जस्ट गेट इट नोटेड फ्रॉम द कंसर्न पर्संस। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। एंडोर्समेंट का पर्पस समझ में आ रहा है? और एंडोर्समेंट में सर एक तरह इसका से फॉरवर्डिंग। सर इसका फॉर्मेट ऐसा ही रहता है सर। हाँ, फॉर्मेट क्या है कि आपको एक इंस्ट्रक्शन आई है वो तो एज इट इज आपको मिलेगा। मतलब इसका सर वो फॉर्मेट ऊपर तो से जो है उसी लेटर हिसाब आती है का सर वो ऊपर ही रखनी। हाँ, जो भी सर्कुलर आया या ऑर्डर आया उसका जो फॉर्मेट है वो तो ऐसे इट इज आपको मिल रहा है, उसमें आपको अभी जाने की जरूरत नहीं है ना, वो तो एज इट इज आपके पास है। आपने इसका फॉर्मेट देखना है कि एंडोर्समेंट का फॉर्मेट क्या है। एंडोर्समेंट में यहाँ पे वो ऑर्डर खत्म हो रहा है एज इट इज, उसके नीचे एंडोर्समेंट आएगा, जिस ऑफिस से एंडोर्स हो रहा है उसका हवाला आएगा, लेटर हेड आएगा, नंबर डेट एंडोर्समेंट का लगेगा। ठीक है, अब क्या आप चाहते हैं वो लिखा जाएगा और यहाँ पे साइन करेंगे। ठीक है जी, क्लियर? ठीक है सर। ठीक है, तो दिस इज एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का मतलब इनडायरेक्टली क्या है, पोस्टमैन का जॉब है कि एक जगह से हमें इंस्ट्रक्शन आई है दूसरी जगह हमने पास ऑन करनी है। ओके, एंडोर्समेंट इज क्वाइट इजी। एंडोर्समेंट पे आ जाए फिर तो बड़ा आसान है। सर इसमें हायरार्की हाई टू लो ही होती है खाली। एंडोर्समेंट में मोस्टली हाई टू लोअर ही होती है।
लॉ तो वायलेट हो सकती ऑर्डर है जो आएगा, जी जो लेटर का ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, वो तो हायर टू लोअर पे ही आएगा ना। अगर सर्कुलर इंस्ट्रक्शन है तो कोई हायर ऑफिसर ही लोअर को इंस्ट्रक्शन देगा ना। कोई ऑर्डर पास करना है तो हायर अथॉरिटी ही ऑर्डर पास करेगी ना। जी Are you जैसे with सर me? मैं हॉस्पिटल में था जैसे मैं हॉस्पिटल में जॉब करता था पहले तो लेटर डायरेक्टली मेडिकल क्या सुपरिटेंडेंट को आ होता? जाता था कैंडिडेट मैं हॉस्पिटल में जॉब करता था सर पहले हम्म, तो लेटर डायरेक्टली हम्म, मेडिकल सुपरिटेंडेंट को आता था तो अगर सर को वो पर्टेन नहीं ठीक है, करता था तो हम काफी फॉरवर्ड कर देते थे प्रिंसिपल को तो वो इन्डोर्समेंट हुआ ठीक है। वो इन्डोर्समेंट हुआ बिल्कुल वो एंडोर्समेंट ही है, क्योंकि एज इट इज आप उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं ना। जी ठीक जी है, एज इट इज आप उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं तो वो भी एंडोर्समेंट ही है। यू आर पासिंग ऑन टू द कंसर्न पर्सन। ओके, ओके सर तो एंडोर्समेंट का मतलब सिंपल सा है कि जो चीज आपके पास आई है उसके नीचे आप फॉरवर्डिंग कर रहे हैं, टू बी वेरी स्पेसिफिक, उसको एंडोर्समेंट बोलेंगे। कि जो चीज आपके पास आ रही है उसके नीचे आप उसकी फॉरवर्डिंग कर रहे हैं, तो दैट्स एंडोर्समेंट, मींस फर्दर फॉरवर्डिंग ऑफ ए थिंग। क्लियर? सर पे सर वो जो एक्स्ट्रा लिखना है वो नहीं भी लिखेंगे फिर भी एंडोर्समेंट रहेगा वो। नो, एक्स्ट्रा तो आपको लिखना ही पड़ेगा ना कि आप एंडोर्स क्यों कर रहे हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि ये हमें पर्टेन नहीं करता, दूसरे को पर्टेन करता है, तो हम उसमें लिख देंगे ये आपको फॉरवर्ड कर रहे हैं बिकॉज दिस मैटर पर्टेन्स टू यू। ठीक है, ठीक तो लिखना ठीक है तो सर। पड़ेगा ना, आप किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, आपका मंशा क्या है उसमें, व्हाट इज योर इंटेंट, व्हाई यू आर फॉरवर्डिंग दैट। तो कोई आउटकम चाहते होंगे ना आप, तभी तो फॉरवर्ड करेंगे। ओके, या जी जी सिंपली सर। नोट भी करवाना है तो वो भी इंटेंट है कि सबको पता चले कि ये ऊपर से इंस्ट्रक्शन आई है, आपको फॉलो करनी है। सो दीज आर द मैटर्स वेयर एंडोर्समेंट विल अप्लाई। ओके है जी, क्लियर है? जी जी सर। यस सर उसके बाद एक मोड है रेजोल्यूशन का। रेजोल्यूशन मीन्स किसी चीज को रिजॉल्व करना। अब ये कहाँ पे लागू होता है? जहां पे गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाना चाहती है या कोई कमीशन अपॉइंट करती है, मीन्स गवर्नमेंट का कोई डिसीजन है पॉलिसी को लेके, कोई कमेटी बनाई जा रही है, कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाया जा रहा है। सपोज रेलवे का कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और उसमें गवर्नमेंट जो है वो इंक्वायरी चाहती है, उसके लिए वन मैन कमीशन बनाती है या मल्टीपल पर्संस का कमीशन बनाती है। तो आप देखें वहां पे पब्लिक का भी इन्वॉल्वमेंट है। अगर वो कमेटी बन रही है तो पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट भी है ना, पब्लिक का इंटरेस्ट है उसमें। जैसे कोई पॉलिसी बनानी है तो पब्लिक का इंटरेस्ट होगा ना उसमें। तो उसके लिए दे पास रेजोल्यूशन, कम्युनिकेशन है वो, कि हम ये रेजोल्यूशन जो है वो पास कर रहे हैं। किसके लिए? ये कमेटी बनानी है। किसके लिए बनानी है? किसी मैटर को एग्जामिन करना या कोई इंक्वायरी करनी है, और ये ऑफिशियल गैजेट में भी पब्लिश होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे कमीशंस बनते हैं ना, अभी पे कमीशन भी बन गया हुआ है। तो गवर्नमेंट ने उसमें रिजॉल्व किया ना कि हमें पे कमीशन जो है, एड पे कमीशन हमने एस्टेब्लिश करना है। उसने उसकी रिपोर्ट जो है वो 1 जनवरी से पहले देनी है। सबको मालूम है ना, इसमें तो हम सबका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है ना। ठीक है, ये तो वो जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जिसमें पब्लिक का भी इंटरेस्ट है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट है, जो कि पर्टिकुलरली आप कह सकते हैं कि एक ही डिपार्टमेंट को पर्टेन नहीं कर रहा, उसमें पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट भी आ रहा है। देयर आर सो मेनी स्टेक होल्डर्स।
पब्लिक एट लार्ज इज आल्सो ए स्टेक होल्डर। तो फिर रेजोल्यूशन जो है उसका सहारा लिया जाता है और वो जो रेजोल्यूशन है वो गवर्नमेंट गजट में पब्लिश होते हैं। सो मैटर समझ में आ रहे हैं जिसमें रेजोल्यूशन अप्लाई होगा? मैटर समझ में आ रहे हैं? जी सर। यस सर। जी सर। मैटर समझ में आ रहा है किस किस मैटर में होगा, जहाँ में पब्लिक का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है, स्टेक होल्डर्स मल्टीपल होंगे और गवर्नमेंट जो है उसमें कोई पॉलिसी बना रही है या कोई कमीशन ऑफ इंक्वायरी अपॉइंट किया जा रहा है एंड इट इज pertaining to public at large, it is pertaining to so many stakeholders। तो गैजेट में जब चीज आएगी तो वैसे वाइडली पब्लिश हो जाएगी ना, वाइडली पब्लिश हो जाएगी। जैसे यहाँ पे स्पेसिमेन है, रेजोल्यूशन का स्पेसिमेन क्या होगा? सेटिंग अप अ कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ ऑफिशियल्स एंड नॉन ऑफिशियल्स, देखिए ऑफिशियल भी है नॉन ऑफिशियल भी है, इस पब्लिक के लोग भी हैं, to examine the problem of inflation and to give recommendation for combating it। एक कमेटी जो है वो बनाई जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि एग्जामिन करेगी कि इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम जो है वो कैसे हम उसको कम्बैट कर सकते हैं, इस कैसे उसको टैकल किया जा सकता है। तो ऊपर तो आएगा जो बनाने वाला है रेजोल्यूशन, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो इनिशिएट कर रहा है उसको, देन रेजोल्यूशन। अब इसमें कॉन्टेक्स्ट आएगा कि क्यों ये कमेटी बनाई जा रही है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? द राइजिंग इन्फ्लेशन हैज बीन एंगेजिंग द अटेंशन ऑफ गवर्नमेंट फॉर क्वाइट सम टाइम with a view to study the causes of inflation, the effect on the social and economic conditions of the society, means public का भी involvement है, and to suggest the ways and means of combating it. The government has decided to set up a committee consisting of the following officials and non-official members। Enter हो रहा है। Okay. Now, कमेटी बनाई जा रही है। अब कमेटी बनेगी तो उसका चेयरमैन डिफाइन होगा ना, उसके मेंबर्स भी डिफाइन होंगे। और आपने देखा होगा जब कमेटीज बनती हैं तो फिर पब्लिक से ओपिनियन लिया जाता है बाद में, यानी पब्लिक की राय भी ली जाती है ना। बहुत सारी पार्लियामेंट कमेटीज बनती है किसी खास मकसद के ऊपर, तो वो पब्लिक की राय भी लेते हैं। पब्लिक की राय लेने का तरीका क्या है? इट इज वाइडली पब्लिश्ड इन द गैजेट। देन जो ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है, ऑल इंडिया रेडियो है या दूरदर्शन है, उसमें भी नोटिफाई किया जाता है कि ये मैटर जो है इस कमेटी के अधीन है, वो उसको स्टडी कर रही है और उसके लिए हम पब्लिक की ओपिनियन भी चाहते हैं। तो देन दे कैन गो टू दैट, जो वेबसाइट होगा वहाँ पे ओपिनियन दे सकते हैं। तो चेयरमैन डिफाइन होगा, हु विल बी द चेयरमैन, दैट मेंबर्स। The committee will devise its own procedure and may call for such evidence, information and take such evidence। इसको गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं बोलेंगे ना, रेजोल्यूशन और गवर्नमेंट ऑर्डर में फर्क मालूम हो रहा है? जी सर। अगर कोई कमेटी बनेगी वो रेजोल्यूशन के फॉर्म में बनेगी, गवर्नमेंट ऑर्डर की फॉर्म में नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि इसमें पब्लिक का भी इन्वॉल्वमेंट है। दिस इज नॉट ओनली एन ऑफिशियल मैटर, दिस इज पर्टेनिंग टू पब्लिक एट लार्ज। तो इसमें स्टेक होल्डर्स जो है मल्टीपल हैं, इन एडिशन टू गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स, कॉमन पब्लिक इज आल्सो अफेक्टेड बाय इट। तो इसमें जो मेंबर्स होंगे वो जरूरी नहीं है कि ऑफिशियल होंगे, इसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी होंगे। से चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट इसका मेंबर होगा, ठीक है। फिर ट्रेड यूनियंस होंगी,
उसका भी कोई मेंबर होगा। तो दैट वे ये सिर्फ गवर्नमेंट को पर्टेन नहीं कर रहा है, ये पब्लिक को भी पर्टेन कर रहा है। सो व्हेनेवर देयर इज सम पॉलिसी, देयर इज सम मैटर ऑन व्हिच यू रिक्वायर अटेंशन ऑफ सो मेनी स्टेक होल्डर्स, तो फिर रेजोल्यूशन की फॉर्म में वो आता है, और रेजोल्यूशन जो है वो गैजेट में पब्लिश होता है। जो आपका इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है उसमें भी गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करती है, ताकि पब्लिक एट लार्ज उससे जुड़े और उसका जो इंटेंट है बनाने का वो फुलफिल हो सके। The members will furnish information and documents and other assistance to the committee as may be required by its chairman. The committee will make its recommendation to the government. जब भी कोई कमेटी बनती है तो उसको टाइम दिया जाता है ना कि कब तक आपने रिपोर्ट सबमिट करनी है, ठीक है। तो वो भी इसका पार्ट होगा कि टाइम पीरियड क्या रहे, कितनी देर में आपने उसको रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी है। बाद में जाके अगर वो रिपोर्ट नहीं सबमिट कर पाते हैं तो एक्सटेंशन भी दिया जा सकता है। राइट नाउ दिस इज द कंपोजिशन ऑफ कमेटी। क्लियर हुआ रेजोल्यूशन का पर्पस? नाउ सर इसमें ये कमेटी हमेशा order इन्वॉल्व pattern होगी, मतलब चीज सर कमेटी जो इसमें बन रही है सर ये हमेशा इन्वॉल्व होगी, मतलब इस देखिए, अगर हमने कोई भी पॉलिसी बनानी है तो नेचुरली उसके लिए जो कमेटी बनेगी वो पब्लिक से भी ओपिनियन लेगी, और पब्लिक एट लार्ज को भी पता होना चाहिए। So if it is a government order, then public is not addressed in that. तो रेजोल्यूशन कमेटी की फॉर्मेशन के लिए आपको रेजोल्यूशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो रेजोल्यूशन इज द मोड फॉर फॉर्मिंग ए कमेटी which has got public interest also inbuilt. आप ऑफिस में भी कमेटी बनाते हैं ना, ऑफिस में भी कमेटीज बनती है, ठीक है, लेकिन वो रेजोल्यूशन से नहीं बनती। उसमें तो हम ऑर्डर पास कर देते हैं कि इन ऑफिसर की कमेटी जो है वो बनाई जा रही है। वो ऑफिस का कोई मैटर होगा, वो पब्लिक एट लार्ज का मैटर नहीं होगा, वो इंटरनल मैटर होगा हमारा, उस पे वो रिपोर्ट देंगे। तो वो रेजोल्यूशन नहीं है, उसको ऑफिशियल गैजेट में पेश करने की जरूरत नहीं है ना। इज इट ओके? राइट सर इसमें सब्जेक्ट क्यों नहीं आता है? हाँ जी, इसमें सब्जेक्ट क्यों नहीं आता है? जैसे फॉर एग्जांपल सर्कुलर वगैरह में आता है ना, ऑर्डर में भी, तो इसमें नहीं आता है। इसमें सब्जेक्ट नहीं आता क्योंकि ये जो ओपनिंग पैराग्राफ है वही उसको डिफाइन करता है, ठीक है। और सब्जेक्ट इसलिए भी नहीं आता कि ये थोड़ा ओपन एंडेड है, इसमें काफी सारी ओपिनियंस अभी आनी है, ठीक है ना। ओपिनियंस काफी सारी आनी है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे डिस्पेंस किया जाता है। रेजोल्यूशन में सब्जेक्ट को नहीं लिखा जाता, सब्जेक्ट की इंट्रोडक्शन यहाँ पे आ जाती है ओपनिंग पैराग्राफ में। फिर उसके बाद कमेटी क्या बनी उसकी कंपोजिशन आ जाएगी, कमेटी का TOR क्या होंगे। आर यू अवेयर ऑफ TOR? नो सर। टर्म्स ऑफ रेफरेंस। कोई भी कमेटी, हाँ, कमेटी कोई भी बनती है उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस होते हैं। टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मतलब ये है कि उस कमेटी ने क्या क्या देखना। सपोज किया हम कोई कमेटी बनाते हैं कि आप इस ऑफिस की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, आउटसाइडर्स के साथ वो एग्जामिन करें। अब अगर हम यही लिखें कि आप एग्जामिन करें तो कमेटी तो पिछले 20 साल तक फिर चलती रहेगी, वो जब से स्टार्ट हुआ तब से देखना स्टार्ट करेगी। तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस में क्लैरिटी होगी कि आपको लास्ट वाले 1 साल को देखना या लास्ट 6 मंथ्स को आप कवर करेंगे, ठीक है। तो वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस में आ गया कि आपका दायरा इख्तियार क्या है, आपको किन
किस टाइम पीरियड को कवर करना है, किन किन लेवल्स को कवर करना है, तो दैट इज टर्म्स ऑफ रेफरेंस। तो जब कमेटी बनेगी उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस होंगे, उसकी कंपोजिशन होगी, उसने रिपोर्ट कितनी देर में देनी है वो भी डिफाइन किया जाएगा, उसमें टाइम बाउंड होगा उसमें। तो these are the things which will be covered in the resolution. सर जैसे किसी मतलब नेशनल हीरो की किसी की डेथ हुई, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह की डेथ हुई थी, तो तभी भी एक कंडोलेंस रेजोल्यूशन पास हुआ था, तो फिर सर इसमें पब्लिक इंटरेस्ट कैसे जुड़ा है इसमें? कि उनकी डेथ हो गई। जी जी सर। देखें, अगर किसी प्राइम मिनिस्टर की डेथ होती है, चाहे वो एक्स ही हो, तो वो पूरे पब्लिक से ही रिलेटेड है ना, उस तरह से, ठीक है, पब्लिक से ही रिलेटेड है। रेजोल्यूशन का मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट की तरफ से एक रेजोल्यूशन आ रहा है, मीन्स एक, या तो वो कमेटी बनाने के लिए आ रहा है, या कोई पब्लिक पॉलिसी बनानी है, या कोई ऐसा मैटर है जिसमें पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक। तो उस हिसाब से वो रेजोल्यूशन जो है एक्स प्राइम मिनिस्टर को एक तरह से आप कह सकते हैं कि कंडोलेंस देने के लिए था, और पब्लिक एट लार्ज वो उसमें इन्वॉल्वमेंट थी उसकी, बिकॉज ही इज नॉट प्राइम मिनिस्टर ओनली फॉर द गवर्नमेंट, ही वाज प्राइम मिनिस्टर फॉर होल ऑफ द नेशन। उस तरह से भी रेजोल्यूशन हो सकता है, बट यहाँ पे जो ऑफिशियली हम पढ़ रहे हैं उसमें आपको यही याद रखना है कि ये मैटर्स हैं, पब्लिक पॉलिसी बनाना या कोई कमेटी बनाना जिसमें कि पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट हो, तो वहां पे रेजोल्यूशन गवर्नमेंट के पास इख्तियार है, वो किसी और चीज पे भी रेजोल्यूशन जो है वो पास कर सकती है, वो मैटर डिपेंड करेगा क्या है, ठीक है। बट मोस्ट कॉमनली जो रेजोल्यूशन होता है, दिस इज फॉर फॉर्मेशन ऑफ कमेटीज एंड यू कैन से व्हेन यू आर मेकिंग सम पॉलिसी, ठीक है जी। जैसे सर जिसमें सर जिस रिजल्ट में पॉलिसी बन रही है उसकी कोई एग्जांपल सर उसका? जैसे फॉर एग्जांपल हमें लगता है कि जो गन लाइसेंसेस दिए जा रहे हैं, ठीक है, गन लाइसेंसेस जो दिए जा रहे हैं उससे थोड़ा गन कल्चर प्रमोट हो रहा है, और गवर्नमेंट चाहती है कि इस पॉलिसी को थोड़ा कर्व किया जाए, स्ट्रिंजेंट किया जाए, क्योंकि पब्लिक एट लार्ज इसमें इन्वॉल्व है ना, ठीक है। तो उसके लिए दे कैन इशू ए रेजोल्यूशन मेकिंग ए कमेटी, और वो जो कमेटी होगी वो पब्लिक की ओपिनियन भी सीख कर सकती है उसमें, ठीक है जी। जीरो पे सर ये जो रेजोल्यूशन होगा, सर हाँ सर जो रेजोल्यूशन होगा ये ऑफिस में भी मतलब डिपार्टमेंट में बना सकते हैं, और जो असेंबली में एमएलएस होते हैं वहां पे भी रेजोल्यूशन पास होते हैं। पार्लियामेंट में भी रेजोल्यूशन पास होते हैं, पार्लियामेंट में भी रेजोल्यूशन पास होते हैं। अब देखें, पार्लियामेंट में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं, जेपीसीज बहुत सारी बनती है, ठीक है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज का मतलब ये हो गया कि हमने, जैसे अभी आप रिसेंटली देखें, गवर्नमेंट ने कमेटीज बनाई पार्लियामेंटेरियंस की टू विजिट वेरियस कंट्रीज, मालूम है ना, आज की डेट में अभी कल परसों ही वापस आए सब लोग, ओके। So there were delegations which were sent to ठीक है, टू डिसेमिनेट हमारा जो व्यू पॉइंट है इस पूरे जो पीछे फसल चल रही थी उसके ऊपर, हमारा नेशन का क्या ओपिनियन है, टू स्प्रेड दैट। तो ज्वाइंट कमेटीज बनाई गई, उसमें अक्रॉस द पार्टीज जो है वो मेंबर थे। तो ये भी एक रेजोल्यूशन का सवाल था कि गवर्नमेंट ने वो पॉलिसी बनाई कि ये लोग जो है इन कंट्रीज में जाएंगे। तो ये तो बिल्कुल
रिसेंट सी एग्जांपल हो गई। तो गवर्नमेंट की तरफ से वो रेजोल्यूशन है ना, ऑफिशियली वो कवर हुआ, जी सर। क्योंकि ऑफिशियल विजिट पे ऐसे कैसे जाएंगे पार्लियामेंटेरियंस, दे कांट गो। तो उसके लिए आपको ऑफिशियली नोटिफाई करना पड़ेगा, गैजेट पे लाना पड़ेगा कि दिस इज द रेजोल्यूशन। ओके, क्लियर? अब कई बार क्या होता है, एक्ट्स में चेंज होता है। एक्ट में से चेंज होने से इनकम टैक्स एक्ट में चेंज करना है गवर्नमेंट ने। अब इनकम टैक्स एक्ट में अगर चेंज करना है तो गवर्नमेंट को पहले रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कि ये मैटर है जो कि इनकम टैक्स में हमें लगते हैं कि अब रिवैम्प होने चाहिए विद द पैसेज ऑफ टाइम। जो 61 का एक्ट है उसको रिवैम्प करने की जरूरत है। तो अगेन वो एक्ट में तरमीम के लिए रेजोल्यूशन जो है वो ला सकते हैं और उसके बाद कमेटी बन जाएगी and then that committee will work, that will seek opinion of public and based on that वो अपनी रिपोर्ट फिर देंगे। या कहीं पे जैसे अनफॉर्चुनेटली राइट्स हो जाते हैं तो उसके लिए वन मैन कमीशन जो है वो बन जाता है। तो गवर्नमेंट पब्लिक को भी तो नोटिफाई करेगी ना, गवर्नमेंट पब्लिक को नोटिफाई करेगी ये वन मैन कमीशन हमने बनाया है। वो रेजोल्यूशन की फॉर्म में आती है सारी चीजें, गवर्नमेंट ऑर्डर की फॉर्म में नहीं आ सकती ना वो। आर यू गेटिंग you are getting the difference between order and resolution? Yes, sir. ठीक है, तो वो रेजोल्यूशन की फॉर्म में आएगा कि ये हमने कमीशन बनाया है, ये इसका दायरा होगा, ये इतनी देर में आपकी रिपोर्ट देगा। ठीक है, हालांकि वो मोस्ट कॉमनली आई वाश होते हैं कि चलो हम कहते हैं जी हमने कमीशन बिठा दिया, तो उसके बाद चाहे वो थोड़ा मैटर फिर सब साइड हो जाता है एंड बाय दैट टाइम कुछ चीजें जो है वो रिजॉल्व भी हो जाती है। तो वहां पे रेजोल्यूशन का सहारा गवर्नमेंट लेती है। इज इट ओके? आपको समझ में आ गया? ठीक है, आज इतना ही रखें। अगली बार हम करेंगे प्रेस कम्युनिटी और प्रेस। ये इस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेस कम्युनिटी एंड प्रेस नोट, तो बनाना भी आ सकता है। तो अगली बार इस पर डिस्कशन कर लेंगे। सो टुडे वी फोकस ऑन रेजोल्यूशन एंड एंडोर्समेंट। यूओ का सर नोट्स भेजा था जो बनाए थे आपने सर, वो पीडीएफ सेंड कर देना सर। यूओ का अच्छा दोबारा से सेंड कर दो। सर यू होगा ना, यू का शायद नहीं किया मैंने एक बार तो यूओ का नहीं किया, हमारे शायद नहीं देख लूंगा नहीं किया होगा, वो बात है, मैं कर दूंगा। ठीक है, और सर लेटर का भी ये सर लेटर का भी ये सर लेटर का पीडीएफ भी है हमारे पास। यस सर, लेटर कौन से वाला? जो आपने लिखने के लिए बोला था ना 3 लेटर। हाँ हाँ हाँ, अच्छा आपको मेरे वाला वो वाला वर्जन चाहिए उसका? यस सर, मेरे वाला यस सर। मुझे लगा मैंने आपको गाइड कर दिया एंड यू हैव गॉट इट, बट अगर आपको मेरे वाला वर्जन चाहिए तो मैं लिख के भेज दूंगा। ओके नहीं सर, आप अपने सर हमें भेज दिए गए सर, थोड़े हम वो भी देखें, ऐसे में पता नहीं चलता है सर। पहले वाला मैंने भेजा था, अभी 3 जो है अभी कल परसों ही डिस्कस हुए थे, तो डेफिनेटली ओके। जी सर आप थोड़े भेज दिए सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।